Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JEE Mains of the topic atomic structure. Our first question is MCQ single correct answer. Which one of the following set of ions represents the collection of isoelectronic species? Atomic numbers are given. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्पीसीज क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ओके, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एटम्स में क्या होंगी, सेम होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि हमें पता है एज वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है और +1 है, के प्लस है, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में, 18। और Cl-, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं, 17 + 1 18। ठीक, ये सही, 18। और मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 12 होते हैं और 2 निकल जा रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 10। और इस क्वांटिटी में 21 होते हैं, 21 में से 3 निकल रहा है, कितने हो जा रहे हैं, 18। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी में सोडियम में कितने होते हैं, 11 होते हैं, प्लस हो रहा है +1, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और कैल्शियम में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 20, 20 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैल्शियम में से। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। इस क्वांटियम में 21 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 21, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस क्वांटियम में, 3, तो 18 हो जाएगा। या माइनस में 9 होते हैं, एक ऐड हो रहा है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, यह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। पोटेशियम में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 19, एक इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव हो रहा है, कितना हो जाएंगे, 18। कैल्शियम में 20 होते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी कितनी होती है, 20 होती है, 20 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 18। इस क्वांटियम में 21 होते हैं, 21 + 3 18, मतलब 3 रिमूव हो जा रहे हैं इस क्वांटिटी में भी। और क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 होते हैं और -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 17 1 18। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या निकल कर आया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है इन सब स्पीसीज में क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो स्पीसीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, 18। कैल्शियम का 20 होता है, +2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 18। स्कॉन्टियम में 21 होते हैं, +3 3 रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 18। और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 17, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 18। ये चारों स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनिक संख्या सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था क्या है, राइट आंसर है। ओके, सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, we should proceed to our next question. Of the following set, which one does not contain isoelectronic species? Of the following set, which one does not contain isoelectronic species? हमें इस क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या सेम नहीं है। ओके,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सेम है सब स्पेसीज में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसमें सेम नहीं है, ये कहने का सेंस है मेरा। मतलब इस आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सभी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि किसमें सेम नहीं है। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। SO3-2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो हमारे सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन 3 एटम है, 8 3 24, और 2 इलेक्ट्रॉन -2, मतलब -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे SO3-2 में 42। इन SO3-2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। SO3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या 8 हो जाएगी। 8 3 24, 3 एटम है ऑक्सीजन के, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO3-2 इज 32। NO3 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो जाएगी, Z=E=7। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 8 होते हैं और 3 एटम है, 8 3 24, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, -1 का मतलब। ठीक है, सो वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO3- इज 32। From these all expression we come to know that these species are not isoelectronic, because SO3-2 have 42 electrons, but in case of SO3-2 and NO3-, the electrons total number of electron is 32। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह सेम नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स स्पीसीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके, ऐसे आप लोग सभी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a multi-electron atom, which of the following orbit described by the three quantum numbers will have same energy in the absence of magnetic and electric field? इसमें कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनका जो है एनर्जी है सेम है। एज वी नो दैट टू चेक द एनर्जी वी फॉलो N+L रूल। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर ए n की वैल्यू 1 है, 1 + 0 1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी के लिए 2 + 0 = 2। ऑप्शन नंबर सी के लिए 3 + 2 5। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी के लिए देख लेते हैं। सी के लिए 2 + 1 मतलब 3 हो गए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी के ई के लिए 3 + 2 5। ठीक है, तो N+L किस में सेम आया, ऑप्शन नंबर डी और ई में। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो ए होगा हमारा वह राइट आंसर होगा, क्योंकि जो N+L की वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। एज हियर इज नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो इग्नोर द m to calculate the energy of orbital. As here atom in multi-electron, so N+L rule is applicable here. This rule says those orbits which have more value of N+L will be more energy. यह हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, तो हम n+l रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर द मोर वैल्यू ऑफ, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ऑप्शन नंबर ए में जो n+l की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, बी में 2, सी में 3, डी में 5 और ई में 5। डी और ई में सेम आ रही है वैल्यू, तो दोनों में एनर्जी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, our next question is, pick out the isoelectronic structure from the following: SO CH3+, देखिए कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन में 3 होते हैं, A1 होते हैं, 3 एटम है। और फिर +1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन में, 6, 3, 9 -1 मतलब 8, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8 याद कर लीजिए। जो पहला था, फर्स्ट में कितना है, 8 आया। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट में 8 है। ओके, और H3O+, हाइड्रोजन की 3 एटम है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस 8, 8 ऑक्सीजन में -1, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कितने हो गए, 8 3 11 -1 मतलब 10, 10 इलेक्ट्रॉन। H3O+ में कितने, 10, यहाँ लिख लेते हैं। और NH3 में जो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन, इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, +3 × 1, हाइड्रोजन में 1, 3 एटम है। कितने हो गए, 10 हो गए। ओके, NH3 में 10। ठीक है, तो हम 10 लिख लेते हैं NH3 में। और फिर हमारा CH3-, देखिए कार्बन में कितने हो गए, 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 एटम हाइड्रोजन। और कितने होते हैं उसमें, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एटम है। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, कितने हो गए, 6 3 9 1 10। ओके, इसमें भी कितने हैं, 10, 10 है इसमें। तो हमारा जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या सेम है। इन ऑप्शन नंबर डी, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है, सेम है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। CH3+ में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, H3O+ में 10, NH3 में 10, CH3- में 10। ये तीनों स्पीसीज के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या सेम है। सेम का मतलब जिस भी स्पीसीज के पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वह क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो H3O+, NH3 और CH3- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, so our right answer will be option number D. Okay, our next question is, according to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is, according to Bohr theory, the angular momentum of electron in fifth orbit में हमें क्या फाइंड आउट करना है, the value of angular momentum. Okay, बोहर ऑर्बिट में जो है एंगुलर जो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है, MBR = NH/2π। ये हमारा एन है, MBR = NH/2π। ठीक है, MBR = एन की वैल्यू कितनी है, गिवन है 5 /2π। जब इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 H/π। ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
बी। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला में क्या होता है? एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, एन की वैल्यू हम 5 रख देंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 एच बाई पाई। ओके, so our right answer will be option number B. Okay, we should proceed to our next question. Uncertainty in position of an electron. Mass of electron given है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, moving with a velocity 300 meter per second. Accurate up to 0.01% will be h। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी मूव कर रहा है कितने? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्यूरेट अप टू 0.01%। और मास गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी वैल्यू दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.01%। तो एरर क्या होगा वेलोसिटी में? एरर इन वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी इंटू 100। ओके, एरर जो होगा, एरर इन भी इक्वल टू होगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.001 इक्वल टू डेल्टा वी। वी की वैल्यू कितनी है? 300 इंटू 100। ठीक है, ओके, और ये सब सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा वी की, वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा वी इक्वल टू 0.003, जिसको हम ले सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ ओके, डेल्टा वी की हमारी वैल्यू निकल कर आई कितनी? 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, और हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिखते हैं? एम इंटू डेल्टा बी लिख सकते हैं, इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई according to Heisenberg uncertainty principle, as we know that जो हमारा डेल्टा एक्स होता है इंटू मोमेंटम एम इंटू डेल्टा भी इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई 4 पाई। हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है 3.14। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में गिवन भी है। और मास की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और डेल्टा वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी? 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, और हमें फाइंड आउट होके वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, ओके, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स, जिसे हम बोल रहे हैं। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। ए परसेंट एरर इन वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। जो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी होती है क्या होती है? परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। हमें वी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 300 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है वी की वैल्यू? 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एरर दिया गया है इन वेलोसिटी कितनी है? 0.001। ठीक है,
हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻³ ओके। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, 4h/4 पाई। और हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यहाँ लिख दिया है। और हमें मास की वैल्यू पता है, डेल्टा वी हमने फाइंड आउट किया है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी, जो कि क्या होगी 1.92 इंटू 10⁻⁻² मीटर ओके। So our right answer will be option number A is the our right answer. Okay. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following set of ions presents the collection of isoelectronic species? ठीक है, देखिए नाइट्रोजन में हमारे कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 7×3 = 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऐड हो रहा है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 ऐड हो रहा है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सल्फर में कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 होते हैं, 2 ऐड हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो ये स्पीसीज क्या है, इसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। और लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3+1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सोडियम में 10 होते हैं, 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 निकल रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कैल्शियम में 20 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 रिमूव हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और सी हम देखते हैं, देखिए पोटेशियम जो होता है एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 19 होता है, 19 में से एक रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो जाएंगे। और कैल्शियम जो जो हमारा क्लोरीन है उसमें 17 होते हैं और एक 8 हो रहा है, मतलब -1, एक 8 हो रहा है, -1 को मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है 8 हो रहा है, कितने हो जाएंगे, 17 × 1 = 18। कैल्शियम में 20 होते हैं, 2 रिमूव हो रहे हैं, +2 रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में कितने हो जाएंगे, 18। स्कॉन्टियम में 21 होते हैं, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं स्कॉन्टियम में से, तो कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सभी स्पेसीज उसमें क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि सभी जो स्पेसीज हैं उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, सेम है। ऑल द स्पेसीज हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट these species are isoelectronics okay, so our right answer will be option number C okay। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन देखिए पोटेशियम, पोटेशियम में कितने होते हैं, 19 होते हैं, +1, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो 18, ठीक है। और कैल्शियम में कितने 17 होते हैं, -1 मतलब एक ऐड हो रहा है, Cl- एक इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो जाएंगे। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 मतलब कैल्शियम +2 मतलब +2 कहने का मतलब सेंस है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। स्कॉन्टियम में भी 21 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो 21 - 3 18। जब कभी +3 +2 +5 मतलब प्लस वैल्यू कहने का सेंस है जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी भी स्पीसीज में रिमूव हो रहा है, और जब माइनस है, -3 -5 -7, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है ओके। So we can say that our option number C will be the right answer. Okay. Which of the following set of quantum numbers represent the highest energy of an atom? Which of the following set of quantum number represent the highest energy of an atom? Okay.
किस स्पीसीज के पास हाईएस्ट एनर्जी है वही फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्या हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो हम इसमें n+l रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले केस में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, तो n+l 3 आ जाएगा। दूसरे केस में n+l+n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। तीसरे केस में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और जो चौथे केस में भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में 5 आ रही है। सबसे ज़्यादा वैल्यू जिस भी स्पेसिस के पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, उस स्पेसिस के पास क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। ओके, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल के पास n+l की वैल्यू सेम आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जिस भी स्पेसिस के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू ज़्यादा होगी, वह उस मॉलिक्यूल को मोर प्रायोरिटी देंगे, मतलब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, यह केस तब लगाना है जब n+l की वैल्यू सेम हो दो स्पीसीज का, तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। In which quantum number have highest n+l value will represent the highest energy of an atom। ऑप्शन नंबर सी n+l 5 वैल्यू आ रही है ऑप्शन। जिस स्पीसीज के पास n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उस स्पीसीज के पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, so we can say that our option number C is the right answer। okay, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए जो होता है हमारा कार्बन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 एटम की बात हो रहा है तो 12 हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, -2 मतलब ऐड हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम है, 16 हो जाएंगे, एक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। सीओ के केस में क्या होगा, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 6 14 हो जाएंगे। एनओ केस में नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, कितने हो जाएंगे, 8 7 15 हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके पास 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 से 15 और +1, मतलब एक रिमूव हो रहा है, कितना हो जाएगा, 8 से 15 +1 14, ठीक है। और C2 के पास 6 होते हैं, इंटू 2 एटम है 12, और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेट होते हैं 14, Cn-। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, और कार्बन में 6 होते हैं, कितने हो गए, 7 6 13, -1 मतलब 14 एक। N2 में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 2 एटम है तो 14 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो स्पीसीज है ऑप्शन नंबर बी में सभी के पास क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा, बिकॉज ऑल द स्पीसीज हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑप्शन नंबर बी में सभी जो स्पीसीज हैं क्या है, उनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल द स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ओके,
We should proceed to our next question. The ionization enthalpy of hydrogen atom is 1.312 into 10 to the power 6 joule per mole. The energy required to excite the electron in the atom from n equal to 1 to n equal to 2. Ionization energy of hydrogen atom की given है. Energy required to excite electron from n equal to 1 to n equal to 2. देखिए जो हाइड्रोजन एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन एक्साइड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.485 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल. ठीक है, ठीक है. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम गिवन है क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल पर मोल में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 96.485 इंटू 10⁻³. ठीक है, तो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की आ जाएगी, किस में आ जाएगी, जूल पर मोल में. कितनी 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल. ठीक. एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 टू n2 इज. देखिए n1 और n2 की वैल्यू हमें गिवन है. n1 की वैल्यू 1 गिवन है, n2 की वैल्यू 2 गिवन है. तो हम जैसे डेल्टा एनर्जी फार्मूला जानते हैं, चेंज एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर. ठीक है, हमें जेड की वैल्यू पता है. वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है. गिवन है क्वेश्चन में गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1.312 इंटू 10⁻6. ठीक है, और n1 की वैल्यू जानते हैं हम 1, n2 की वैल्यू 2 जानते हैं. पुट कर देंगे इक्वेशन में. वी फाइनली गेट आवर आंसर विच इज इक्वल टू 9.184 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल. ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 टू n2 कितनी वैल्यू निकल कर आई 9.84 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल. ओके, so our right answer will be option number D. Okay, our next question is calculate the wavelength in nanometer associated with a proton moving at 1.0 into 10⁻³ meter per second. mass of proton का मास गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखिए एज वी नो दैट वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/mv. ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पता है. हम सब वैल्यू किस में पुट कर देंगे तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं. वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv. h की वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है. जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.4 नैनोमीटर. ओके, calculate the wavelength in nanometer associated with a proton moving at 1.0 into 10⁻³ meter per second. मास ऑफ प्रोटॉन गिवन था, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू था. तो हमारी फाइनली जो आंसर आए कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड mv में वैल्यू सब हम पुट किए तो हमारी वैल्यू फाइनली निकल कर क्या रहा है, लैम्डा इक्वल टू 0.40 नैनोमीटर इज द आवर राइट आंसर. ओके, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हमने फाइंड आउट किया है, सॉल्व किया है. ठीक है,
चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.05%, uncertainty in uncertainty with which the position of the electron can be located is equal to 6.6 into 10 to power minus 34 kg per meter square per second। वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, कितनी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। ओके। एरर इन वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। ठीक है, वी की वैल्यू हम क्वेश्चन में गिवन है। एरर इन वी की वैल्यू कितनी है? 0.05%। ठीक है, और हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, सॉल्व करने के बाद चलिए चलिए हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 0.005 डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी दी है? 600 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.03। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, as we know that delta x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू होता है यस डिवाइडेड बाई 4 पाई। हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 के जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू पता है, डेल्टा वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, कितना? 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी? डेल्टा एक्स की। ठीक है, ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। हमें एरर की वैल्यू गिवन है 0.005। ठीक है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू कितनी गिवन है? 600 मीटर पर सेकेंड इंटू 100। After solving this equation, we get delta V equal to 3 into 10 to the power minus 2. According to Heisenberg uncertainty principle, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन होता है, क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू पी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपान 4 पाई। और हमें मोमेंटम की वैल्यू पता है, कितनी होती है? एम इंटू डेल्टा भी होता है, डेल्टा पी है। ठीक है, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। डेल्टा वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी? 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। ठीक है, सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें जो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आ जाएगी। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्या होगा राइट आंसर? ओके, वी शुड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इज 242 किलोजूल पर मोल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेक ए सिंगल सीएल बॉन्ड इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ लाइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल टू ब्रेक 1 Cl बॉन्ड। एक Cl2 बॉन्ड तोड़ने में कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूज़ होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक मोल Cl2 ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी गिवन है, कितनी है? 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? फॉर द
1 मोल फॉर द 1 Cl2 बॉन्ड, 1 Cl2 बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 242 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। ओके, जब इसको वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, हमें जो एनर्जी वैल्यू गिवन है वह 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की एनर्जी गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक एटम की एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। एक मतलब एक दो Cl2 बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 Cl2 मॉलिक्यूल इज 242 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से कर देंगे तो हमें एक Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वह हमें फाइंड आउट होकर आ जाएगी। एज वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू Sc बाय लेमडा। ठीक है, हमें एनर्जी की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट पता है कि की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है। ठीक है, तो सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट होकर आ जाएगी? वेवलेंथ इक्वल टू Sc बाई ई। ठीक है, ओके, जो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आएगा क्या होगा? 494 नैनोमीटर वेवलेंथ इक्वल टू 494 नैनोमीटर। ओके, इज द आवर राइट आंसर। So our right answer will be option number D. Wavelength equal to 494 नैनोमीटर। ठीक है, यह क्या है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल टू ब्रेक सिंगल Cl2 बॉन्ड। ओके, एक सिंगल Cl2 बॉन्ड ब्रेक करने में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूज हुआ है उसकी वैल्यू है। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है कितनी? 19.6 इंटू 10 पावर -18 जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट एन इक्वल टू 1 ऑफ लिथियम। हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है पहले हम ये जानते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस E1 ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, क्यों 0 होगी? ये क्वेश्चन पुटअप होता है क्योंकि 13.6 इंटू Z² डिवाइड बाई n²। जब n की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे कि हम एनर्जी की वैल्यू जानते हैं इक्वल टू 13.6 Z² डिवाइड बाई n²। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, और E1 की वैल्यू, E1 को हम E1 लिख लेते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस E1
ठीक है। तो ई की वैल्यू हमें हाफ हीलियम कितनी आ जाएगी, -19.6 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। एनर्जी ऑफ स्पेसीज एट एन स्टेट, एन स्टेट स्पेसीज इक्वल टू ई हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला होगा, ये वाला, ये फार्मूला 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ऑल एन स्टेट के लिए। ठीक है, हमें क्या पता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये 13.6 माइनस क्या हो जाएगा, एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस एनर्जी। ठीक है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, निगेटिव ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या, फॉर एन सेल के लिए, एन ऑर्बिट के लिए जो होगा फार्मूला एनर्जी क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए हम एनर्जी फार्मूला लिख लेते हैं, ई एच इक्वल टू 13.6 जेड, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी, 1 होगी, डिवाइड बाई एन स्क्वायर। वन सेल के लिए यूज बात करी जा रही है, तो एन की वैल्यू 1। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू हमें कितने आई हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ई एच इक्वल टू, सॉरी इसको मैं अच्छे से और अच्छे से आपको समझाता हूँ तब समझ में आएगा। देखते हैं, देखिए एनर्जी आप किसी स्पीसीज का एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या है, कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए जो हमारा हीलियम के लिए हमने फाइंड आउट किया कितना है, 19.6 माइनस 19.6 इंटू 10⁻−18। ठीक है, ये हमारा हीलियम के लिए है। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करना है। देखिए किसी स्पीसीज मतलब किसी स्पीसीज, मान लीजिए हम हीलियम को लेते हैं, तो हीलियम के लिए जो है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, यहाँ हीलियम की एनर्जी जो फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमें हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट होकर आ जाएगी। ओके, हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट होकर आ गई। ठीक है, तो मान लीजिए हम लिथियम की फाइंड आउट कर रहे हैं, लिथियम, तो लिथियम की इक्वल टू होगा किसी स्पीसीज, मतलब लिथियम यहाँ ले रहे हैं किसी स्पीसीज की जगह, और जो है हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन की जो एनर्जी निकल कर आई कितनी आई, -19.6 इंटू 10⁻−18 डिवाइड बाई 4, यहाँ लिख लेंगे, इंटू जेड का स्क्वायर, जेड क्या है, लिथियम क्योंकि इसमें क्या होगा, 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, -4.41 इंटू 10⁻−17। ओके, so our right answer will be option number B. ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए गैस एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर, ए गैस एब्जॉर्ब कर रहा है एक फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड इमिट एट 2 वेवलेंथ, इफ वन ऑफ द इमिशन इज एट 680 नैनोमीटर द अदर। ठीक है, एक क्या है, एक गैस एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर, और इमिट कर रहे हैं 2 फोटोन, एक का वेवलेंथ, इमिशन जो हुआ है वन ऑफ द इमिशन इज एट 680, अदर फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें एक था एटम था, उसकी फोटोन की एनर्जी गिवन है ई। ठीक है, वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और फिर इमिट हुआ 2 वेवलेंथ के फॉर्म, तो E1 और E2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख दें, Sc/λ इक्वल टू Sc/1 λ1 प्लस Sc/λ2। देखिए
अस्सी अस्सी सब में कट गया। इनिशियली हमें लेमडा की वैल्यू पता है और इमिट होने के बाद एक की वैल्यू पता है, तो दूसरे की हमें फाइंड आउट होकर आ जाएगी। ओके, वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, जो फाइनली हमारा इक्वेशन आया कौन सा, किस इक्वेशन में, 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। ओके, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ इसकी, तो हमें λ2 की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। ओके, λ2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होकर आ जाएगी। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। हियर ए फोटोन इज डिवाइडेड इनटू टू photons. Here photon is divided into two photons of different wavelength. According to the law of conservation of energy, energy of photon before dividing into two part equal to energy of first photon plus energy of second photon. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, एस सी डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू एस सी डिवाइड बाई लेमडा वन प्लस एस सी डिवाइड बाई लेमडा टू। ठीक है, एस सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, वहाँ फाइनली जो इक्वेशन आएगा ये होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लेमडा और लेमडा वन की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमें लेमडा टू की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। जो हमारे लेमडा टू की वैल्यू आएगी होगा, क्या होगी, 743 नैनोमीटर। लेमडा टू इक्वल टू 743 नैनोमीटर इज द आवर राइट आंसर। ओके, so our right answer will be option number B is the our right answer. Okay, wavelength lambda 2 equal to 743 nanometer. Okay, thank you to you all my dear friends. Okay, thank you once again. Okay.